अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज नोन एज। कार्बन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को आमतौर पे क्या कहा जाता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत आसान है। सेकेंड एमसीक्यू है, हमसे पूछा जा रहा है, जो कि एक्चुअली हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी वाज। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया था, तो उस कंपाउंड का नाम क्या था? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, यूरिया या ग्लूकोज? तो इसका आंसर है ग्लूकोज। और ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी थ्योरी थी जो कि वोहलर ने पेश करी थी। वोहलर ने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको लिविंग थिंग से बनाया जा सके, उनको इंडस्ट्रीज के अंदर या सिंथेटिकली या लैब्स के अंदर बनाया जा सकता है। तो उसने अमोनियम साइनाइड से यूरिया प्रिपेयर किया था और इसी थ्योरी की वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी का जवाल आया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। पहला वो साइंटिस्ट जिसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी के अंदर, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। अभी हमने इसी की बात की थी। फ्रेडरिक वॉलर ने यूरिया प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्टडीड सेपरेटली फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग पढ़ा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, किस वजह से? पहली बात, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर एसेंशियली मेड ऑफ कार्बन एटम्स ज्वाइंट कोवेलेंटली विद वन अनदर। कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सारे के सारे कार्बन एटम से मिलकर बनते हैं और उनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड बात, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आमतौर पर पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं और डिसॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। तीसरी चीज, कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं, काफी स्लो होते हैं और काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, पेट्रोलियम इज रिफाइंड। पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है कौन से प्रोसेस से? स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या बाय पासिंग ओवर एक्टिवेटेड चारकोल? तो इसका सही आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि हमें ये पता है कि पेट्रोलियम कहा जाता है क्रूड ऑयल को, और क्रूड ऑयल के अंदर से हम 500 प्लस कंपाउंड्स को अलग करते हैं और 500 प्लस कंपाउंड्स को अलग करने के लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें से कौन सी चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक गुड सोर्स है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए गुड सोर्स है कोल तार। कोल गैस, कोल तार और कोक में कोल तार के अंदर लाइट ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब की जाती है तो उसमें बेंजीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि अगर हम कोल तार के अंदर से लाइट ऑयल की बात करेंगे तो लाइट ऑयल के फ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा फिनॉल्स, टॉलिन या और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और उन एरोमेटिक कंपाउंड से हम बेंजीन को निकाल सकते हैं या बेंजीन को फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हवा की गैर मौजूदगी में। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को हीट देकर तोड़ते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट देकर तोड़ेंगे हवा की गैर मौजूदगी में तो ये प्रोसेस कहलाता है पायरोलिसिस। अगर हवा की मौजूदगी में करेंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगा कंबस्शन। लेकिन कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं। अब पायरोलिसिस का प्रोसेस यानी थर्मल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर ही हो रहा है, लेकिन अगर इसी चीज को लिंक कर दिया जाए अल्केन्स के साथ तो अल्केन्स के साथ यही प्रोसेस फिर कहलाता है क्रैकिंग, जो कि हमसे नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है। इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स और पैराफिन्स इज नोन एज। जब हम अल्केन्स यानी कि पैराफिन्स को थर्मली डिकम्पोज करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो इस प्रोसेस को फिर क्या कहा जाएगा? इस प्रोसेस को कहा जाएगा क्रैकिंग। हालांकि ये भी पायरोलिसिस ही है लेकिन अल्केन्स के साथ में क्रैकिंग की टर्म फिक्स्ड है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, कोल तार, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम या ऑल ऑफ द अबव।
तो ये सारी ही चीज़ें यानी प्लांट्स, एनिमल्स, कोल tar, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच एलिमेंट इज द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सबसे एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा? कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात की जाएगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली कार्बन कंपाउंड्स को कहा जाता है, तो कार्बन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर एलिमेंट हो जाएगा, तो कार्बन हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड विद CH और उसके बाद C और फिर ट्रिपल बॉन्ड विद CH। हमें इसका IUPAC नेम बताना है। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा, तो 1 2 3 4। डबल बॉन्ड इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों सेम जगह पर आते हैं, सेम पोजीशन पर आते हैं, तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाती है। अब 1 2 3 4 हमने इसकी नंबरिंग कर ली, तो होगा क्या, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा 1 और पेरेंट चेन का नाम अल्कीन फैमिली को दिया जाएगा, तो 1 2 3 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन 3 आइन या ब्यूट 1 इन 3 आइन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 1 ब्यूटीन 3 आइन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी विच ओवर थ्रू द वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज। वो रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को उठाकर फेंक दिया था, यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी का जिसकी वजह से सवाल शुरू हुआ था, वो रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी कौन सी थी? वो रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी जब फ्रेडरिक वॉलर ने यूरिया प्रिपेयर किया था अमोनियम साइनाइड से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉलर सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम NH4CNO। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम पेट्रोलियम आर ओब्टेन्ड। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को पेट्रोलियम से ओब्टेन किया जाता है, किस तरीके से? तो इसका सही आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत कॉमन है हाइड्रोकार्बन्स को अलग करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी लार्ज इन नंबर बिकॉज ऑफ। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी तादाद मिलियंस में। इसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह यह है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, कार्बन 4 जगहों से बॉन्ड बना सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी के कार्बन कैटिनेशन करता है, यानी कार्बन अपने ही एटम्स के साथ कार्बन के साथ मिलकर लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, इसकी इस एबिलिटी को कहा जाता है कैटिनेशन। ये दोनों बातें ठीक हैं। तीसरी बात, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये भी वही बात है कि कार्बन बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकते हैं, एक ही बात हो गई है। और ऑल द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सारे ही फैक्टर्स की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कोल तार इज ओब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ। कोल तार जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिलता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ किसकी वजह से? तो इसका सही आंसर है कोल की वजह से। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ हमें मिलती है कोक, कोल तार और कोल गैस। ये 3 चीज़ें हमें मिलती हैं कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। सबसे पहले कोल गैस मिलती है, फिर कोल तार मिलता है और फिर कोक मिलता है, सही है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है लिंकिंग ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का आपस में जुड़ जाना ताकि एक लार्ज सिंगल मॉलिक्यूल बनाया जा सके, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है क्लोज चेन कंपाउंड्स इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स अलोंग विद सम अदर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड। यानी कि वो क्लोज चेन कंपाउंड्स जिसमें जो रिंग है वो कार्बन एटम्स के साथ किसी और एटम्स के साथ भी मिलकर बनी हुई होती हैं, यानी रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा कोई और एलिमेंट भी मौजूद हो सकता है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हेट्रोसाइक्लिक। यानी कि अगर हम रिंग के अंदर देखेंगे तो रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन शामिल नहीं होगा, बल्कि कार्बन के साथ नाइट्रोजन लेड से आ सकता है या सल्फर या कोई और एलिमेंट आ सकता है, तो हम इन एलिमेंट्स को हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं, जिसके रिंग के अंदर कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट आ जाए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेट्रोसाइक्लिक। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है पेंटेन C5H12 हैज गॉट। पेंटेन जिसका फॉर्मूला है C5H12, इसके कितने आइसोमर्स हैं? नो आइसोमर, 2 आइसोमर, 3 आइसोमर्स या 5 आइसोमर्स? देखिए अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन बिलोंग करता है अल्केन फैमिली से, और अल्केन फैमिली के अंदर
नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि शॉर्टकट फॉर्मूला है। और एक बात समझ लीजिए कि ये एक्चुअल सही फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये अल्कीन्स पर, अल्काइंस पर या किसी भी और आइसोमर पे अप्लाई नहीं हो सकता। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पे, मेटामर्स पे या स्टीरियो आइसोमर्स पे कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो सकता, सिर्फ अल्केन्स पे अप्लाई हो सकता है। और अल्केन्स के अंदर भी शुरू के अंदर 10 कार्बन एटम्स तक ये अप्लाई हो सकता है, इसके बाद ये अप्लाई नहीं होता। तो ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है 2 की पावर n-4 + 1। अगर मान लें कि आपसे पेंटेन के बारे में पूछा गया है, तो पेंटेन के आपने इंटरमीडिएट के अंदर पहले सारे आइसोमर्स बना के चेक करें, फिर बताते हैं कि कितना आइसोमर्स हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ करना ये है कि पेंटेन के अंदर देखना है n की वैल्यू कितनी है। 5 कार्बन एटम्स हैं, तो आपने लिखा 2 की पावर 5 - 4 + 1। तो 5 - 4 की जगह पे हो जाएगा 1, और 5 - 4 1, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, 2 + 1 3। तो हमारे पास 3 आइसोमर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई और कंपाउंड गिवन है, जैसे कि हेक्सेन गिवन है, तो हेक्सेन के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। अब हेक्सेन के आइसोमर्स कैसे निकालेंगे कि आपने n की जगह पर रख लिया सिर्फ और सिर्फ 6, तो 2 की पावर 6 - 4 हो जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 + 1 ये हो जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या, हेक्सेन के 5 आइसोमर्स हैं, और हमें पता है कि हेक्सेन के 5 आइसोमर्स ही होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, केरोसिन इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन एटम्स। केरोसिन यानी कि जो मिट्टी का तेल है, वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है। उन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटम्स की तादाद कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, रेंज पूछी जा रही है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है C1 से लेके C4 तक। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो गैसेस की फॉर्म में होंगे, जैसे कि मीथेन गैस, जिसको हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं, या घर में सुई गैस जो आती है हम उसको मीथेन गैस बोलते हैं, वो कार्बन 1 की फॉर्म है CH4। तो इसी तरह C2H6 इथेन, ये भी गैस है। और इस तरह C3CH4, ये सब LPG की फॉर्म के अंदर होते हैं, और LPG भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। अब आगे C5 से C8 तक, तो C5 से C8 तक हमें नेफ्थलीन्स वगैरह या ईथर्स वगैरह मिलते हैं, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। C6 से लेके C10 तक हमें मिलता है गैसोलीन। तो गैसोलीन के बारे में हमसे पूछा नहीं जा रहा, लेकिन गैसोलीन के बारे में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो गैसोलीन के बारे में याद कर लें, गैसोलीन के अंदर 6 कार्बन एटम से लेके 10 कार्बन एटम्स तक होते हैं। फिलहाल पूछा गया है केरोसिन के बारे में। लेकिन केरोसिन के अंदर 10 कार्बन एटम से लेके 16 कार्बन एटम्स तक के दरमियान में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है C10 से C12 वाला ऑप्शन। तो यही हमारा बेस्ट चॉइस आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा इन 4 ऑप्शंस के अंदर से। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC कैन बी मेड अप ऑफ द पॉलीमराइजेशन ऑफ। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो इनमें से किस चीज़ की पॉलीमराइजेशन से बनाया जा सकता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं CH2 सिंगल बॉन्ड। सबसे पहली बात, ये वाला कंपाउंड ही पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। सेकंड ऑप्शन है जिसके अंदर 1 प्रोपीन शामिल है, तो 1 प्रोपीन से विनाइल क्लोराइड नहीं बन सकता है, क्योंकि विनाइल क्लोराइड के लिए क्लोरीन का मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे पास विनाइल क्लोराइड कहाँ पे मौजूद है, क्लोरीन या विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड विद CH, जिसको विनाइल कहा जाता है, और साथ में क्लोरीन, ये मौजूद है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नन ऑफ द अबव इज द रॉन्ग ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। एक कंपाउंड है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O, और उसका मॉलिक्यूलर मास है 180। हमें बताना उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n। अब देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है कितना, एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है CH2O। अब n नहीं पता, तो n निकालने का तरीका ये होता है कि मोलर मास को डिवाइड कर दिया जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। तो हमारे पास n अपनी जगह पर आएगा, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 180, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अब CH2O का कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल मिला के हो जाएगा 30। 180 को 30 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 6। अब आपने 6 को मल्टीप्लाई कर देना है CH2O के साथ, तो ये बन जाएगा C6H2 6 12 और O6, C6H12O6, ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स जो हैं उनकी एग्जिस्टेंस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के साथ। ये एग्जिस्टेंस क्या कहलाती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड्स का सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं।
तो ये कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इथानॉल और मिथॉक्सीमीथेन, जिसको डाइमिथाइल ईथर भी कहा जाता है, उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें ये बताना है। आइए जरा चेक करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं C2H5OH। C2H5OH जो है ये फॉर्मूला है इथानॉल का, इथाइल अल्कोहल का, लेकिन मिथॉक्सीमीथेन का ये फॉर्मूला नहीं है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। अगर बात करते हैं CH3CH3 की, तो CH3CH3 फॉर्मूला है ईथेन का। तो ईथेन का तो दूर दूर तक तस्करा ही नहीं हो रहा, तो ये दोनों ऑप्शंस तो गलत हो गए। अब रह गया ऑप्शन बी C2H6O और C3H8O। तो हमें इसमें बताना है। तो हमें ये बात पता है इथानॉल के अंदर कार्बन एटम्स की तादाद होती है 2। इथानॉल के अंदर कार्बन एटम्स की तादाद होती है 2, तो हमारे पास C3 वाला ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। अब रह गया ऑप्शन बी, यही हमारा सही आंसर होगा। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इथानॉल का फॉर्मूला है C2H5OH और डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला है CH3OCH3। तो देखें कार्बन एटम्स की तादाद हो गई 2, हाइड्रोजन की तादाद हो गई 6 और ऑक्सीजन की तादाद हो गई 1। यहाँ पे भी कार्बन एटम्स की तादाद 2, हाइड्रोजन 5 और 6 और ऑक्सीजन की तादाद 1। तो C2H6O दोनों जगह पर वैलिड है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, अ होमोलॉग डिफर्स फ्रॉम इट्स नेक्स्ट हायर और प्रीवियस लोअर होमोलॉग इन मॉलिक्यूलर मासेस। यानी कि एक होमोलॉग का अपने पिछले वाले से और अपने अगले वाले होमोलॉग से कितना डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर मास के अंदर। तो जरा हम ये समझ लेते हैं कि होमोलॉग्स के अंदर कितना डिफरेंस कितना होता है। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एक होमोलॉग से दूसरे होमोलॉग तक डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का, यानी मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होता है। और अगर आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 2, तो 12 + 2 हो जाएगा 14। जैसे कि CH4 में और C2H6 में और फिर C2H6 से C3H8 में अगर आप फोकस करेंगे तो हमारे पास एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस आएगा। जैसे एक कार्बन से 2 कार्बन तक जाते हुए एक कार्बन बढ़ गया और हाइड्रोजन 2 से 6 पर जाते हुए 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो ये CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ गया। सिमिलरली 2 कार्बन से 3 कार्बन तक जाते हुए एक कार्बन बढ़ गया और हाइड्रोजन 6 से 8 तक जाते हुए 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो CH2 ग्रुप का फर्दर फिर डिफरेंस आ गया। CH2 ग्रुप का डिफरेंस आएगा तो उसका मोलर मास हो जाएगा 14, तो 14 का डिफरेंस होगा मोलर मास के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स इज। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस इज कॉल्ड। देखिए एक कंपाउंड में ऐसा ग्रुप जिसकी वजह से एक खास किस्म के रिएक्शंस ही परफॉर्म होते हैं, वो ग्रुप क्या कहलाता है, रिएक्टिव ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप। तो इसका सही आंसर है फंक्शनल ग्रुप। देखिए अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप मान ले OH है, मान ले क्या होता ही फंक्शनल ग्रुप OH है अल्कोहल्स का। और इसी तरह से अल्काइल हैलाइड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है हैलोजन ग्रुप X। इसी तरह से ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O। अब इन सबके ईथर्स के जितने भी कंपाउंड्स होंगे, ईथर के जितने भी होमोलॉग्स होंगे, उन सबके रिएक्शंस एक जैसे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। और अल्कोहल के अंदर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप OH है तो सारे अल्कोहल्स के रिएक्शंस एक जैसे होंगे और इसी तरह से हर फैमिली के लिए ये बात वैलिड हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फंक्शनल ग्रुप। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवॉइड ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप। इनमें से कौन सी फैमिली ऐसी है जो कि डिवॉइड है। डिवॉइड मतलब खाली है फंक्शनल ग्रुप से, यानी कौन सी फैमिली ऐसी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है कोई। तो इसका सही आंसर है अल्केन्स। अल्केन्स के अंदर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और सिंगल बॉन्ड्स कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता। अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड इज नॉट कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, एक्स इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ। एक्स से मुराद हैलोजन और ये फंक्शनल ग्रुप है किस चीज का, अल्काइल हैलाइड्स का। यह हैलाइड हमारा सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं OH। OH ये फंक्शनल ग्रुप है किस चीज का, अल्कोहल्स का भी और फिनॉल्स का भी। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, ऑलिफेनिक डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ। ऑलिफेनिक डबल बॉन्ड ये किस चीज का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ऑलिफेन से मुराद होता है अल्कीन्स और अल्कीन्स के अंदर जो डबल बॉन्ड होगा
सॉरी ऑलिफेनिक डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होगा किस चीज का, अल्कीन्स का। यही हमारे पास ऑप्शंस के अंदर गिवन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है ट्रिपल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो ट्रिपल बॉन्ड है ये किस चीज का फंक्शनल ग्रुप है, और ये ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है अल्काइंस का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 31 पे बात कर रहे हैं कंपाउंड्स जिनकी कॉम्पोजिशन सेम है लेकिन वो डिफर करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर। यानी कॉम्पोजिशन सेम है तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कॉम्पोजिशन सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ डिफरेंट है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, इन कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। पूछा जा रहा है द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट अल्केन इज, पहला और सबसे सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा है, तो पहला और सबसे सिंपलेस्ट अल्केन है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। एमसीक्यू नंबर 33 के अंदर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन, इसमें कौन सा कीटोन है। तो हमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड और उसकी राइट हैंड साइड पे दोनों जगह पे अल्काइल ग्रुप्स होंगे। दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, खैर इससे फर्क नहीं पड़ता। डबल बॉन्ड जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हो या CO हो तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप बनेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है CHO, CHO अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये सही आंसर नहीं है। COOH लिखा हुआ है, COOH कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये भी सही आंसर नहीं है। सिर्फ ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, तो ये भी सही आंसर नहीं है। CO यहाँ पर मौजूद है तो CO कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू गेट द आंसर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ COOH ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है और CHO फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड्स का। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। हमसे पूछा जा रहा है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन पॉलीमराइजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म, जब 3 मॉलिक्यूल्स इथाइन के पॉलीमराइज होते हैं कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो क्या फॉर्म करते हैं, तो इसका सही आंसर है बेंजीन। बेंजीन फॉर्म करते हैं क्योंकि हमें इथाइन का फॉर्मूला पता होगा, इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। अगर इसके 3 मोल्स होंगे कैटलिस्ट हम निकल रखेंगे यहाँ पर और ऑर्गेनो निकल होता है, तो ये आगे जाके फॉर्म करता है C2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा C6 और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे दोबारा ही हो जाएगा H6, C6H6 और ये फॉर्मूला होता है बेंजीन का। तो इस तरह से आप जल्दी से निकाल सकते हैं कि ये किस तरीके से बेंजीन का मतलब किस तरह से बेंजीन का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। पूछा जा रहा है C6H14, C6H14 इसमें से किस चीज़ का फॉर्मूला है, हेक्सीन का, हेक्सेन का या हेक्साइन का। तो यहाँ पे C6H14 है, हमें ये बात पता है कि अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, सॉरी अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और CnH2n अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा अल्कीन्स का और CnH2n-2 ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा अल्काइंस का। अब अगर आपको ये सारे जनरल फॉर्मूलाज पता नहीं है तो प्लेलिस्ट पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है और प्लेलिस्ट पर सारी ECAT MDCAT की वीडियोस लाइन से मौजूद है लेक्चर वाइज। वहाँ पर आपको फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी की वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पर आप जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं और आपको सबके फंक्शनल ग्रुप और सबके जनरल फॉर्मूलाज भी पता लग जाएंगे बहुत सारी दीगर चीज़ों के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे टॉपिक के अंदर हमसे पूछा था कि C6H14 किस चीज़ का जनरल फॉर्मूला है। C6H14 जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, C6H14 फॉर्मूला हो जाएगा अल्केन्स का, क्योंकि अल्केन्स के अंदर पहचान ही होती है कि जितने कार्बन्स होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर C6 को देखेंगे तो कार्बन है 6, हाइड्रोजन इसके डबल हो जाएंगे 12 और 12 के अंदर 2 और ऐड करते हैं तो ये बन जाएंगे 14। C6H14 ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा हेक्सेन का, जो कि बिलोंग करता है अल्केन फैमिली से। अब अगर हेक्सीन होता तो जितने कार्बन होते उसके डबल हाइड्रोजन होते सिर्फ, यानी कि हेक्सीन का फॉर्मूला हो जाता है C6H12। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं C6 और H12। जबकि अगर मैं बात करूँ हेक्साइन की तो हेक्साइन बिलोंग करता है अल्काइन फैमिली से और अल्काइन फैमिली के अंदर जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होंगे। जैसे अगर 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन 12 से 2 कम हो जाएंगे यानी कि 10 हो जाएंगे, ये हेक्साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है अ होमोलॉगियस सीरीज, अ होमोलॉग डिफर्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग मेंबर। एक होमोलॉग
प्रीसीडिंग मेंबर से यानी पिछले वाले मेंबर से कितना डिफर करता है, कितना डिफरेंस रखता है। तो इसका सही आंसर है CH2 ग्रुप। एक होमोलॉग प्रीसीडिंग मेंबर से और सक्सीडिंग मेंबर से यानी पीछे वाले से और आगे वाले से दोनों से CH2 ग्रुप का डिफरेंस रखता है। 37 में पूछा जा रहा है अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। 38 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर कार्बन, जिसमें रिंग के अंदर कार्बन एटम के साथ कोई और एटम भी शामिल हो या कोई और एलिमेंट भी शामिल हो। तो अगर बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो यहाँ पर कार्बन एटम्स के अलावा कोई और चीज मौजूद हो ही नहीं सकती, तो बेंजीन हमारा सही आंसर नहीं है। अगर हम बात करते हैं टॉलिन की, तो टॉलिन का फॉर्मूला हो जाता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होता है CH3 ग्रुप, यानी कि यहाँ पे भी रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स हैं और उस रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच है, तो ये कहलाता है टॉलिन। अब टॉलिन भी हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। क्लोरोबेंजीन के अंदर भी बेंजीन रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद है, ऊपर क्लोरीन मौजूद है, रिंग के अंदर मौजूद नहीं है क्लोरीन, तो इसीलिए क्लोरोबेंजीन भी हमारा सही आंसर नहीं है। पायरिडीन हमारा सही आंसर है, क्योंकि पायरिडीन के अंदर रिंग के अंदर नाइट्रोजन शामिल होता है। अब मैं इसकी वैलेंसीज को कंप्लीट नहीं कर रहा, लेकिन पायरिडीन के अंदर रिंग के अंदर क्योंकि नाइट्रोजन आ जाएगा तो आप उससे समझ जाएंगे कि ये हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट होमोलॉग। होमोलॉग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कि इनके मॉलिक्यूलर मासेस में 14 का डिफरेंस होता है, और ये बात सही है, इसको हम अभी वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। होमोलॉग डिफर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये बात एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मोलर मासेस के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मोलर मासेस के ऊपर। अब मोलर मासेस अगर बढ़ते जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी, तो बिल्कुल ये सही आंसर है। ऑप्शन सी के अंदर कहा जा रहा है कि होमोलॉगियस सीरीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ऑब्वियसली तभी उनको होमोलॉगियस सीरीज कहा जाता है। होमो का मतलब ही होता है सेम, लॉग मतलब यूनिट, सेम यूनिट्स वाली सीरीज को कहा जाता है होमोलॉगियस सीरीज, तो फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 40 के अंदर पूछा जा रहा है, जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यू भी है। लास्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है IUPAC नेम ऑफ CH3OC2H5। CH3OC2H5 का IUPAC नेम क्या होगा। सबसे पहले देख लें, इसमें जो स्मॉलेस्ट रेडिकल है उसको ऑक्सीजन के साथ में मर्ज कर लें। CH3 ऑक्सीजन के साथ में शामिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी, जबकि जो बड़ा रेडिकल है उसको आप अल्केन्स वाला नाम दे देंगे, जैसे कि 2 कार्बन से, तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी इथेन। तो मिथॉक्सी इथेन हमारे पास ऑप्शन बी में मौजूद है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आपको अपनी ECAT या MDCAT की तैयारी को इन्हेंस करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मकसद ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां पर आप जाकर ECAT या MDCAT का कोर्स बाय कर सकते हैं। वहां पर आपको 8000 MCQs मिल जाएंगे सोल्यूशन वीडियोस के साथ में, जो कि आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।